हेलो दोस्तों। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इसके पहले हम सब इस पेज को इतने पेज को पढ़कर और इस पेज से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे थे, हम सब इन प्रश्नों को डिस्कस कर चुके थे और आज हम सब यहाँ इस पेज से शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा है कि आप सब पहले वीडियो देख लिए होंगे। अगर पहला वीडियो देख लिए होंगे तो इस वीडियो में और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ से देखिए उस पेज से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपको यहाँ पर लिखा गया है कि धीरे धीरे कम करने लगे। कम करने लगे का मतलब देखिए, इसके पहले वाले जो पेज में था कि जो पांडुलिपियाँ था, एक कोई व्यक्ति था, उन्होंने उनको कोई लिखने की कोई जो कुछ ज़रूरत पड़ी तो एक पांडुलिपि को उसको धोकर तब उसको जाकर थोड़ा मतलब मान लीजिए जो उस पांडुलिपिया में जो कुछ लिखा गया था वो ज़्यादा खास नहीं लिखा गया था, तो वो पांडुलिपि को धोकर और उस पे जो अपना कुछ भी अच्छा लिखना था वो लिखे। तो बताया गया उसमें कि उस समय कागज़ का क्या महत्व था, उस समय क्या महत्व था और इस समय अब क्या है। तो देखिए उसी के बारे में अब इस समय बताया गया। देखिए लिखा गया है कि इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया है। उस समय और इस समय देखिए, इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया है और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश अर्जित अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा कारों के खातों में आदि लिखने में इनका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति शासन जट मठ और मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। तो इसको याद रखना दोस्तों कि पांडुलिपियां कौन कौन इकट्ठा करते थे। तो बता रहे हैं कि धनी व्यक्ति थे, जो शासक थे, जट लोग थे, मठ और जो मंदिर में और पांडुलिपियों को एकत्रित करते थे। ये सब शासक ये सब कभी नहीं, ये पूछ देगा कभी कभी कि पांडुलिपियों को एकत्रित कौन करता था। तो आप याद रखना कि धनी व्यक्ति थे, शासक लोग थे, जट लोग थे, मठ थे और मंदिर में जो लोग पुजारी वगैरह भी थे। यहाँ पर शिव मंदिर दिया है तो इन बातों को भी ध्यान रखना। आगे देखिए, आगे लिखा है कि इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों या अभिलेखागार में रखा गया है। तो बताया गया देखो कि जो ये पांडुलिपि है, ये पांडुलिपियों को इस समय रखा गया है और जहाँ पर रखा गया है उसे हम अभिलेखागार कहते हैं, उसे हम अभिलेखागार कहते हैं। इसको याद रखना दोस्तों। पांडुलिपियाँ कहाँ होती हैं, किस पेड़ के छाल से बनाई जाती हैं। पांडुलिपि को ही बता दें कि पन्ना कहते हैं, अर्थात इस आज समय का जो पन्ना हम सब लिखते हैं पेज, इसी को उस समय पांडुलिपि को ही या इसी पन्ने को पांडुलिपि कहते थे। तो ये पांडुलिपि किस पौधे के छाल से बनाया गया था, ये सब हम पहले वाले कक्षा अर्थात क्लास 6 के और जो इतिहास था उसमें पढ़े हैं। अगर आप सबको नहीं अच्छा मतलब समझ में आ रहा हो तो इसके पहले वाले क्लास को आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आगे लिखा गया है कि अभिलेखागार में रखा गया है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है। तो जो ये पांडुलिपियाँ हैं, इनसे इतिहासकारों को, जो इस समय के इतिहासकार हैं या जो कभी कभी का को बोलते हैं उसे शोध करने जाते हैं, तो इन पांडुलिपियों को हालांकि पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे इस समय एआई आ गया, एआई के माध्यम से और किसी भी माध्यम से उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं और इन्हें विस्तृत जानकारी और अच्छे से अच्छे जानकारी भी मिलती है। आगे देखिए, और यहाँ पर ये भी देखिए, ये मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। तो देखिए दोस्तों, ये वाक्य का है, ये वाक्य ये है कि मगर जो पांडुलिपियाँ हैं इनका अध्ययन करना या इनको उपयोग में लाना कठिन है। ये देखिए दोस्तों, आप सबके लिए एक वाक्य होगा, पर आप अगर इस वाक्य को ध्यान नहीं देंगे तो यही कथन में कभी आप प्रैक्टिस सेट दोहराएंगे तो देखेंगे यही पूछा गया है कि पांडुलिपियों को पढ़ना कठिन है, ऐसे वाक्य में दे देगा। और आप अगर आप कहीं नहीं देखे रहेंगे तो बोल देंगे यस या नो, ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो पांडुलिपियाँ हैं उनका उपयोग और उनका अध्ययन करना भी कठिन है। इसको याद रखना। आगे देखिए, उन्हें दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपियाँ या नकल नकल विष नकल नकल विष
साथ से ही पांडुलिपियों को प्राकृतिक बनाते थे। अगर आपने कभी भी मित्र के गृह कार्य के नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी-कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी, सही बात है। और आपको मजबूर होकर अंदाज मतलब बस ऐसे ही थोड़ा बहुत सोच लिए होंगे, हाँ ये नहीं है ऐसे है, अंदाज ही लगाकर पढ़ना या लिखना होता होगा। फलस्वरूप आपके आपके लिखे में मित्र के लिखन में बहुत छोटा या मोटा जो भी होता है, जैसे थोड़ा बहुत, जैसे बहुत होता है, बहुत अंतर रहता है कि इनका राइटिंग तो बात की बात है, तो शुद्धता में भी डिफरेंट रहता है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए चित्र 1 जो इसके पहले वाले क्लास में बताए थे, उसको अगर पढ़े होंगे तो उसमें देखिए लिखा चित्र जो पहला था चित्र में, तो ये देखिए इसमें लिखा गया है, यह एक लघु चित्र की प्राकृतिक है जिसमें एक लिपि किसी पांडुलिपि की नकल कर रहे हैं। या इस चित्र का आकार, ये जो चित्र का आकार है यह 10.5 सेमी है। इस छोटे आकार के कारण लघु चित्र या मिनीचेयर कहते हैं। तो याद रखना, बस इसको इसलिए हाईलाइट किए हैं, कभी कभी पूछ देता है लघु चित्र को, या लघु चित्र के अलावा या लघु चित्र न देकर पूछ दिया मिनी ये चेयर कहाँ या होता है, तो मिनी चेयर को ही लघु चित्र या लघु चित्र को ही मिनी चेयर कहते हैं। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्ट प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये इतने सुंदर होते हैं कि आगे चलकर संग्रहत अक्सर इन चित्रों का पांडुलिपियों के अलग करने में, देखिए यहाँ पर इसमें बताया गया कि देखिए ये हैं मिनहाज सिराज हैं, ये मिनहाज सिराज हैं, इन्होंने ही देखिए यार नकल उतार रहे हैं, किसी एक पांडुलिपि है, एक पांडुलिपि है, इसका एक नकल उतार रहे हैं। तो इनको अब क्या क्या कठिनाइयाँ आती होगी, जैसे कि अभी हम बताएं, इन सब को पढ़ने में कठिनाइयाँ होगी। देखिए यहाँ लिखा गया है, लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए यहाँ पर अभी जो हम पढ़े, यहाँ पर छोटे मोटे का लेकिन महत्वपूर्ण और छोटे मोटे नहीं और लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता होगा। पांडुलिपियाँ बनाते हुए लिपि छोटे मोटे हेर फेर बदल, या जो जैसे मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर हेर फेर कर देते होंगे। यहाँ पर यही कहने का मतलब है, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही हैं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ भी भिन्न प्रतिलिपियों एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई हैं। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि आज हम लेखन की मूल पांडुलिपियाँ शायद ही नहीं मिलेगी। जो मूल अर्थात जो एकदम मूल पहले या जिससे कोई नकल किया है, तो आज जैसे मान लीजिए कोई ये पांडुलिपि है पुरानी, इससे नकल करके ही बनाया गया, इससे नकल करके ही बनाया गया और इससे नकल करके, अब एक आप ऐसे ही मिल सकेगी पहले पांडुलिपि क्यों? अब ये जर्जर होने लगी थी क्योंकि पेड़ के छाल से बनाए गए थे, तो इस समय ऐसा ये रखना ये नहीं बच सकता है। तब पर भी जो भी थोड़ा बहुत बचा गया है उसको अभिलेखागार में रखा गया है। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया कि इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि आज हम लेखन की मूल पांडुलिपियाँ शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद की लिपियों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखन ने क्या लिखा था या लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को यह ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। आगे देखिए, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। 14वीं सदी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, याद रखना इसको, देखिए जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत पहली बार, जो जियाउद्दीन बर्नी थे, अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार 2 वर्ष बाद 1971 में
1900 देखिए 1971 में इतिहासकारों में पहली बार वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। इस पुस्तकालयों के विशाल संग्रहालयों में कहीं भी पड़ा होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ इस वाक्य या इस पेज के कहने का मतलब यही है कि जैसे देखिए पहले जो पांडुलिपियाँ होती थी वे पेड़ के छाल से बनाए जाते थे। तो वो क्या होते थे, वो कभी न कभी नष्ट होने के कगार पर आ जाते थे। जब नष्ट होने के कगार पर आ जाते थे तो वो कोई व्यक्ति, कोई जो कवि रहते थे, लेखक रहते थे, तो वो सब एक दूसरे या मतलब वहाँ से नकल करके यहाँ से दूसरे पांडुलिपि में लिख देते थे, क्योंकि वो जो संस्कृत या जो भी बात लिखी गई थी वो बचा रहे हम सबका। तो क्या होता था, तो जैसे पहले वाले पांडुलिपि में लिखा गया था, तो उस पांडुलिपिया में क्या होता था कि मान लीजिए जो लिखा है व्यक्ति, उसका राइटिंग या तो वो जो समझ कर या उसका कोई होता है कि कभी कोई अक्षर जो होता है, कोई कैसा बनाता है, कोई कैसा बनाता है। अक्षर तो सेम रहेगा पर बनाने का तरीका अलग रहता है। तो इसमें यही बताया गया है कि उसमें क्या होता है कि जैसे आप उतार रहे थे तो कभी कभी मिस्टेक भी कर देते थे, तो वो मिस्टेक आज तक ऐसे ही चली आती रही है। और ये अब मान लीजिए अब इसका साक्षात देखना हो, प्रमाण देखना हो, तो वो जो पहले वाली पांडुलिपियाँ थी उसको प्राप्त ही नहीं हो सकता है। तो इससे यह पता चलता है कि ये जो थी कभी कभी मिस्टेक हो गई है, कभी कभी लड़ाई हो जाती है किसी किसी शब्द को लेकर। रामायण महाभारत में जो शब्द लिखे गए हैं और आज सभी कभी किसी ग्रंथ में जो शब्द लिखे गए हैं, इन शब्दों को लेकर कभी कभी लड़ाई हो जाती है, ये शब्द नहीं ये शब्द है, तो ऐसा हो जाता है। ये देखिए कॉमन बात है, क्योंकि जो वह है एक दूसरे से नकल कर करके लिखते चले आए हैं, और जो पहला वाला प्रमाणित था वो इस समय नहीं मिल पाता है। और मिल पाता तो मान लीजिए किसी माध्यम से उससे पढ़ा जाता, पर उस समय जब था तो इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था कि उसको एकदम सही सही पढ़ा जा सके। तो आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर देखिए अब नया टॉपिक है हम सबका, लिखा गया है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया कि सन 700 से 750 ईस्वी के हजारों वर्ष का अध्ययन इतिहासकारों ने आगे भारी चुनौती रखा, मुख्य रूप से इसलिए कि पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते, जैसे सिंचाई में रहट। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर इस वाक्य को पूछा गया है। अब कोई अगर ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेगा तो यही होगा कि देख लीजिए कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। अब इसका प्रमाण भी हम आपको प्रश्न में दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि सिंचाई में रहट। ये रहट जो था, ये रहट क्या है, ये रहट सिंचाई के लिए है। कताई में चरखे, कताई में चरखे, युद्ध में अग्नेय अस्त्रों बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में कई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्चा। याद रखना ये सब, ये बहुत लोग इग्नोर कर देंगे इसको कि क्या ये भी पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पर अभी पूछेगा प्रश्न में कि देखिए जो खान पान में भी क्या था, आलू था। देखिए आलू था, मक्का था, मिर्चा था और कॉफ़ी। आलू आलू मक्का, मिर्चा, चाय, कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार में लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। आगे देखिए, इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गई थी। अवसर की तलाश में लोगों ने झुंड के झुंड एक झुंड से दूसरे झुंड या मानिए तो यात्रा करने लगे, झुंड के झुंड यात्रा करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत। देखिए अब इन राजपूत से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो अब देखिए राजपूत क्या होते हैं। तो
बताया गया कि जिनका नाम राजपूत था। अब यही राजपूत जिनका नाम राजपुत्र था, राजपुत्र था, राजपूत को ही राजपुत्र था, जिनका नाम पहले क्या था, राजपुत्र था, अर्थात राजा का पुत्र। आज हम सब राजपूत कहते हैं, पहले था राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, इसको याद रखना। आगे देखिए, 18वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। तो यहाँ पर देखिए ये वाक्य पूछा गया है कि राजपूत किसे कहते हैं। तो देखिए 18वीं और 14वीं शताब्दी में राजपूत उसे कहते थे जो क्या योद्धाओं के समूह में प्रयुक्त होने वाले क्षत्रिय वर्ण को, जो क्षत्रिय वर्ण के रहते, जो योद्धा होते थे, योद्धा में जो क्षत्रिय वर्ण के रहते थे उन्हें हम राजपूत कहते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, जैसे राजपूत आ गया तो राजपूत में केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति सैनिक भी आते थे। तो इसको याद रखना, अभी प्रश्न बना है, अभी दिखाएंगे आपको हम। तो यहाँ पर बताया गया है कि राजपूत में सेनाओं और देखिए शासकों की सेनाओं भी शामिल थे, याद रखना। आगे देखिए, कवि और चारण राजपूतों के आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वाभाविक भक्ति का गुणगान करते थे। जो कवि लोग रहते थे उस समय, तो ये जो राजपूत थे इनकी प्रशंसा करते थे अपने कविताओं के माध्यम से और अपनी कहानियों के माध्यम से। देखिए, इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसर और लाभ किसे मिला? देखिए, मराठा को, सिख को, जट को और अहोम को। तो इन चारों को याद रखना दोस्तों। अभी प्रश्न बना है, दिखाएंगे हम आपको। तो इसमें देखिए लिखा गया है कि उस युग में राजनीतिक दृष्टि के महत्व हासिल करने के अवसर किन्हें मिला? तो मराठा, सिख और जाट और अहोम को। देखिए, और यहाँ पर देखिए, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर लिखा गया है वे बड़े और जटिल समाज के अंग बने, उन्होंने कर चुकाने पड़ते थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया। तो चलिए अच्छा दोस्तों, इसको हम सब पढ़ लेते हैं पूरा, तो और समझ में आएगा। देखिए, अगर ऐसे ही होता है, अब देखिए हम यहाँ पर अगर ऐसे बीच में आ जाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे, और ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाते हैं तो कैसे समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि जो राजपूत थे, तो राजपूतों में सबसे ज़्यादा मराठे, सिख और जट और अहोम लोग क्या थे? मुख्य थे। फिर आगे बताया गया, इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें भी कर चुकाने पड़ते थे। तो यहाँ पर अब समझ में आया दोस्तों कि जो एक दूसरे झुंड इधर उधर जाते थे, तो वे भी जब आ गए तो उनको भी अब कर चुकाना पड़ता था, और स्थानीय मालिक वर्ग की जैसे बोलते हैं बेगारी करने पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी होते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम करते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जाति और उपजाति में बट गए। इन वाक्यों को हल्की में मत लेना दोस्तों, क्योंकि आगे अभी प्रश्न बना है, दिखाएंगे। तो जब ऐसा होता गया तो सब लोग जाति और उपजाति में बट गए। आगे लिखा गया कि उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथ में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है,
इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी भी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में भी हो सकता था। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया कि अपने सदस्यों का व्यवहार और नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहते थे। क्या कहते थे? जाति पंचायत कहते थे। और याद रखना दोस्तों इस वाक्य को, क्योंकि यहाँ पर हाईलाइट किए हैं तो प्रश्न पूछा ही गया होगा, क्योंकि हमने एनालिसिस किया है प्रैक्टिस सेट को, तब इसके बाद हम इस प्रश्न को या इस जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है इसको हाईलाइट किए हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि फिर से पढ़ते हैं कि नियंत्रण करने के लिए जो नियंत्रण होता था किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र में, तो नियंत्रण करने के लिए जाति स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। जो भी जाति रहती थी नियमों का, और उन नियमों का पालन कराने के लिए उसमें बड़े बुजुर्ग होते थे और बड़े बुजुर्ग की एक सभा होती थी ना, और जो वही सभा या वही जो होते थे वही करवाते थे नियमों का पालन। और फिर बोल रहे हैं कि उसे और उस नियमों को या उनको हम क्या कहते थे? तो जाति पंचायत कहते थे। इसको याद रखना। आगे देखिए, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई लोग पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर किसी राज्य एक छोटी इकाई भर होते थे। अब देखिए दोस्तों प्रश्न आ गया, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर देंगे। देखिए लिखा है, मध्यकाल में समाज के अंदर एक वर्ग का विकास हुआ जिसे हम राजपूत निम्नलिखित में से कौन कौन से समूह आते थे? देखिए दोस्तों अगर आप ठीक से पढ़े होंगे तो इस प्रश्न को यू कर ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि राजपूत उस समय किसे कहते थे? तो राजपूत सामंत को भी कहते थे और सेनापति को भी कहते थे और सैनिक को भी कहते थे। अर्थात राजपूत इन सभी को भी कहते थे। अर्थात हमारा 1 2 3 ये तीनों हमारा सही है। आगे देखिए लिखा गया है, अब नया टॉपिक आ गया हम सबका कि क्षेत्र और साम्राज्य। अब देखिए यहाँ पर है, तो ये सब देखिए ये जो लिखा गया है चोल, तुगलक वंश, मुगल वंश, ये सब पहले वाले हम सब ये जो क्लास 6 के एनसीईआरटी थी उसमें पढ़ लिए हैं। और अगर नहीं पढ़े हैं प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, सबको एकदम सीरियल वाइज एकदम पढ़ाए हैं। तो आप देखिए दोस्तों ऐसे, और आगे देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा गया है कि संस्कृत देखिए यहाँ से थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पर दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबल की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के अध्ययन 2 में, मतलब इस पहले बार पढ़ा जा चुका है। तो यहाँ से हम देखते हैं सबको। यहाँ से देखिए भाषा और क्षेत्र से। तो देखिए यहाँ पर है सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र में एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वाद समुद्री, दक्षिण कर्नाटक में। तो अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि जो अमीर खुसरो थे इन्होंने लिखा है कि हर देश के हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा होती थी। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया देखिए, सिद्धी लाहौरी और कश्मीरी, द्वाद समुद्र दक्षिण कर्नाटक में। ये तीनों देखिए, ये तीनों भाषा जो सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, ये सब द्वासमुद्र दक्षिण कर्नाटक में बोले जाते थे। फिर बोल रहा है यहाँ पर देखिए लिखा गया है तेलंगानी आंध्र प्रदेश में। फिर यहाँ गुजरात में गुजरी, और यहाँ पर देखिए यहाँ तमिलनाडु में बारी, और देखिए बंगाल में गौड़ी, अवध में अवधी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो इस पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ अवधी बोली जाती थी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना। आगे देखिए लिखा गया है कि और हिंदवी जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, तो कभी
इन्हीं वाक्य में कभी पूछ देता है कि मान लीजिए पूछ दिया कि अवधी अवधी कहाँ की भाषा है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, कहाँ की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की। और पूछ देगा हिंदवी कहाँ की है, तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के जो हैं वहाँ हिंदवी हिंदवी बोलते हैं। आगे देखिए लिखे हैं, अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा थी, किन, इन्हीं सब भाषा के विपरीत एक भाषा थी जिसे हम संस्कृत कहते थे ना। तो बताया गया कि विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं थी, यह जो संस्कृत थी यह विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं थी, यह एक प्राचीन भाषा थी जिसे केवल ब्राह्मण ही पढ़ते थे। तो याद रखना, पहले जो संस्कृत भाषा थी वो केवल ब्राह्मण ही पढ़ते थे, आम जनता नहीं पढ़ती थी। तो इस वाक्य को याद रखना, कभी ऐसे पूछ देता है कि ये जो संस्कृत भाषा थी ये सिर्फ ब्राह्मण पढ़ते थे, अन्य लोग नहीं पढ़ते थे। तो यहाँ पर ये सीधा वाक्य लिखा गया है, पर आप अगर इसको नहीं पढ़े रहेंगे तो अगर ऐसा लिखा रहेगा तो आप इसका क्या मान लेंगे, निगेटिव मान लेंगे। तो इन बातों को याद रखना। आगे देखिए, अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची। तो देखिए यहाँ पर ये सूची दिया है, तो इन बातों को हम सब, इसमें ज़्यादा कुछ प्रश्न नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर है, 18वीं सदी में मुगल वंश के पतन के ढलान पर थी। जो 18वीं वर्ष आ गया तो मुगल वंश क्या थी, ढलान पर थी। इसके हम पहले वाले जो क्लास 6 की NCERT है हिस्ट्री की, उसमें बताया गया है। तो क्यों जो NCERT है तो कुछ रिलेट कर रही है उससे, ऐसे वाक्य से जोड़ रही है। तो अगर आप जो क्लास 6 की NCERT है पहले उसको पढ़े रहेंगे तो ये 7 वाला और अच्छे से समझ में आएगा। ये वाक्य इसलिए बस दिया है कि आप अगर इसके पहले वाले क्लास को अच्छे से पढ़े हैं, पहले वाले चैप्टर को अच्छे से सब कुछ पढ़े हैं, तो इससे जुड़ने के लिए इन सभी वाक्यों को दिया है। तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है पुराने और नए धर्म, पुराने और नए धर्म, यहाँ से आप हम सब देख रहे हैं। तो इतिहास के जिन हजार वर्ष की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस स्थान का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी भी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन के संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे ही इनकी अवस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। यहाँ पर देखिए, आज हम जिन्हें हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में कुछ थे जैसे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाजों में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता। आगे देखिए, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। तो बता रहे हैं जो वो संस्कृत के ज्ञाता थे, इनके संरक्षण थे, किनके, संस्कृत के संरक्षण थे। तो नए नए शासन जो स्वयं प्रतिष्ठित की चाह में थे, इन संरक्षण का समर्थन करते थे और के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा संरक्षण देखिए, अभी जो संरक्षण शब्द है तो देखिए लिखा गया है, कोई प्रभावशाली धनी जो किसी कलाकार, शिल्प या विद्वान का अभिजात कैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद कर या सहायता करता था, उसे संरक्षण कहते थे। आगे देखिए यहाँ पर है कि इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसी प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की जाती थी जिसे एक पुजारियों के विशद कर्मकांडों के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय और साथ ही दूसरे परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 देखिए, बार बार यहाँ पर बता रहे हैं अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। तो आप अध्याय 6 में मतलब इसके पहले अगर पढ़े रहेंगे
क्लास 6 की एनसीईआरटी, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ आगे लिखा गया है, यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीपों में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। अब देखिए आगे यहाँ से लिखा गया है, कुरान कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए आया था। तो इस वाक्य को एकदम ठीक से याद कर लेना दोस्तों। पूछा जाता है हर बार कि जो कुरान शरीफ था, इसका संदेश भारत में सबसे पहले या कब आया था, 7वीं सदी में, और किसके माध्यम से, तो व्यापारियों के माध्यम से और आप्रवासियों के जरिए आया था। आगे देखिए, मुसलमान कुरान शरीफ को अपने धर्म ग्रंथ मानते हैं। जो मुसलमान है वह कुरान को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ही ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकारते हैं, जिसका प्रेम करुणा और उदार अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति में गले लगाते हैं, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, कभी पूछा जाता है आप सबको, तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो मुसलमान होते हैं वह कुरान को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। फिर उसके बाद बोला गया कि वे, यहाँ पर लिखा गया, उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि चाहे कुछ हो, तो बोल रहा है यहाँ पर कि हर व्यक्ति को गले लगाते हैं। जो मुसलमान होते हैं वे हर व्यक्ति को गले लगाते हैं, फिर चाहे वह व्यक्ति की सामाजिक याद रखना, सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो अगर ये वाक्य आता है कभी कभी कथन कारक में, तो आप सब इसको निगेटिव ले लेते हैं। तो याद रखना, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि मुसलमान हर व्यक्ति को गले लगाते हैं और उनकी पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, तो इसको याद रखना। आगे, कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रों और न्याय शास्त्रों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह की व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे। अब देखिए, शिया और सुन्नी। तो अब इसमें बताया गया कौन शिया थे, तो इसमें बताया गया कि शिया थे। और अब शिया थे जो, तो वो क्या बोल रहे हैं कि पैगम्बर साहब, तो एक पैगम्बर साहब थे। तो पैगम्बर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि संपन्न नेता मानते थे। तो इसका कहने का मतलब है कि जो पैगंबर साहब के दामाद अली थे, अली को मानने वाले या अली के मार्गदर्शन से चलने वाले क्या कहा है, वो शिया कहा है। और बताया गया, और जो कुछ पैगंबर साहब को मानते थे उनको हम, या कुछ जो यहाँ बताया, कुछ थे जो खलीफा के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे, उन्हें हम सुन्नी कहें। तो यहाँ से देखिए, आपको कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर बताया गया कि जो एक पैगंबर साहब थे, तो पैगंबर साहब के एक दामाद थे। तो पैगंबर साहब के दामाद अली के बताए गए मार्ग पर जो चले उसको हम शिया कहें। उसके बाद खलीफाओं के प्रभुत्व को जिसने स्वीकार किया उन्हें हम सुन्नी के, अर्थात वे शिया और सुन्नी में अलग अलग बटे हुए थे। आगे देखिए, लिखा गया, इस्लाम के प्रारंभिक दौर पर इस धर्म का नेतृत्व करने वाला खलीफा कहलाते थे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो प्रारंभिक था या प्रारंभ में इस्लाम धर्म का जो नेतृत्व कर रहा था उन्हें हम खलीफा कहते थे। और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं। विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों का रहस्यवाद विचार को देखकर विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ से फिर से कि समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि वे घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में भी नहीं देखते थे। उनका नज़रिया यह कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकता था।
यह दिखाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा और कितना परिवर्तन आए। यदि यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े हिस्सों और युगों का कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ समान होगा। अब देखिए यहाँ पर बताया 19वीं सदी में 19वीं सदी में मध्य में अंग्रेज थे। यहाँ पर इसको याद रखना दोस्तों। यहाँ बताया गया कि देखिए जो 19वीं सदी था, 19वीं सदी में जो अंग्रेज थे, तो अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। इसको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए लिखा गया कि जो अंग्रेज इतिहासकार था, तो उन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों इस प्रश्न को कि जो इतिहासकार थे या ये जो अंग्रेजी इतिहासकार थे, उन्होंने इतिहास को कितने भागों में बांटा था, तो 3 भागों में। और कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। आगे देखिए, इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा की जाती है। इस काल का विभाजन आज बहुत इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताओं तक तय करते हैं। पिछले साल अपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर की कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के समाज और साम्राज्य। इस साल आप इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जा सकता है। इसमें आपके कृषि समाज के विस्तृत क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप के व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे। आखिर 16वीं और 18वीं या 11वीं शताब्दी के काफ़ी भिन्न थे। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्या से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। मध्यकाल की तुलना आज आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिक काल के समय भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय है कि निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम सब प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। तो देखिए, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? जैसे कि अभी हमने पढ़ा था इसके पहले, जो रहट थे वो रहट हमारा सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था, सूत कताई के लिए चरखे का, बारूद के लिए भी होता था। तो इसमें से रहट पूछा गया है, तो हमारा से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, तो इस चैप्टर को समाप्त हो गया। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिया है, अगर आप सब सही से सुने होंगे तो इस प्रश्न को ध्यानेंगे। तो यहाँ लिखा है कि अतीत में विदेशी किसे कहते? अतीत मतलब इस समय विदेशी किसे कहते थे और पहले किसे कहते थे, इसको आप सब ध्यान में दिए। आगे देखिए, यहाँ है पांडुलिपि, जाति, क्षेत्र और काल विभाजन, इन सभी को याद रखना। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले चैप्टर में।